वो अगर आज जिंदा होती तो 35 साल की होती। 1 नवंबर 2003 को जब वो अपने घर से गायब हुई थी तब उसकी उम्र मात्र 14 साल थी। उसके घर वालों ने पूरी रात उसके घर लौटने का इंतजार किया, पर जब वो घर नहीं लौटी तो 2 नवंबर को उसके घर वालों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, पर उसका कहीं कोई पता नहीं चला। फिर 3 साल बाद उसके घर वालों को पुलिस वालों ने बताया कि उनकी बेटी गुमशुदा नहीं हुई है बल्कि उसकी हत्या कर दी गई है, और अब केस गुमशुदगी का नहीं बल्कि मर्डर का चलेगा। फिर 2007 में पुलिस ने 51 वर्षीय इलियाद अलबत्तिक और मोहम्मद रिवेसी को कोर्ट में पेश किया। आरोप था कि अलबत्तिक ने उसकी हत्या की थी और मोहम्मद रेवसी ने उसके शव को ठिकाने लगाने में उसकी मदद की थी, पर सबूतों के अभाव में दोनों आरोपियों को छोड़ दिया गया। उन्होंने पुलिस वालों से पूछताछ में कहा था कि हाँ, हमने उसकी हत्या की है और उसके शव के टुकड़े करके उसका कबाब बना के बर्गर में डाल के अपने कस्टमर्स को खिला दिया है। दोनों एक रेस्टोरेंट में काम करते थे। इसके बाद फिर इस मामले में रिट्रायल शुरू हुआ। जब कोर्ट में उनसे पूछा गया तो दोनों अपनी बात से मुकर गए और उन्होंने कहा कि हमने तो ये मजाक में बोला था कि उसके बॉडी पार्ट्स का कबाब बना के कस्टमर्स को खिला चुके हैं। और फिर दूसरी बार भी दोनों सबूतों के अभाव में छूट गए। यही नहीं, इस पूरी प्रोसेस में उनका जो समय खराब हुआ, उन्हें जो परेशानियां झेलनी पड़ी, इसलिए कोर्ट ने दोनों को 2.5 लाख पाउंड्स एज कंपेंसेशन पे करने का फैसला सुनाया। इस मामले में लैंकशायर पुलिस ने एक बार फिर इंक्वायरी शुरू की, क्योंकि उन्हें एक सीसीटीवी फुटेज मिली थी जिसमें चार्लिन जिस दिन गायब हुई थी उस दिन उन दोनों के रेस्टोरेंट की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही थी। ये फुटेज पुलिस के पास पहले से थी, पर पुलिस ने इसे पब्लिक घटना के 13 साल बाद किया। अगर उसी समय कर दिया गया होता तो शायद चार्लिन को न्याय मिल जाता। आज इस घटना को लगभग 22 वर्ष बीत चुके हैं, पर चार्लिन डोवेंस को न्याय नहीं मिला है। पुलिस आज तक उसकी हत्या की गुत्थी नहीं सुलझा पाई है। बाद की जांच में यह पता चला कि चार्लिन उस शहर की उन 60 लड़कियों में से एक थी जिनके साथ ग्रूमिंग गैंग वालों ने सेक्सुअल एब्यूज किया था। पर चार्लिन और 59 लड़कियां ही केवल मुस्लिम ग्रूमिंग गैंग्स का शिकार नहीं बनी थी। लिएना की मां एक एब्यूसिव रिलेशनशिप में थी। घर पे पति के साथ लड़ाई झगड़ा होता रहता था। इन्हीं सबसे परेशान होकर वो एक हॉस्टल में रहने लगी थी। वहीं उसी दौरान वो एक व्यक्ति के संपर्क में आई जो उससे उम्र में 3 गुना बड़ा था। वो लिएना को घुमाने बाहर ले जाता, उसे पार्टी कराता, उसे सिगरेट और शराब पिलाता। धीरे धीरे वो उसका बॉयफ्रेंड बन गया। लिएना को भी वो इसलिए पसंद था क्योंकि सब उससे डरते भी थे, क्योंकि उसके पास बंदूक थी जो उसने लिएना को दिखाई थी। सब बढ़िया चल रहा था कि एक दिन उसने लिएना से कहा कि लिएना पे उसका 200 पाउंड का कर्जा है। जो पैसे उसने नशे में उड़ाए हैं वो पैसे उसके बॉयफ्रेंड ने एक ड्रग डीलर से उधार लिए थे और अब वो अपने पैसे मांग रहा है। लिएना डर गई कि वो इतने पैसे कहाँ से लाएगी और वो रोने लगी। तो उसके बॉयफ्रेंड ने उसे धमकाते हुए कहा कि अगर लिएना ने उसके पैसे नहीं लौटाए तो वो उसकी माँ को सब कुछ बता देगा। फिर थोड़ी देर बाद उसके ही बॉयफ्रेंड ने उसे एक सॉल्यूशन बताया, पर वो सॉल्यूशन उसे खुद भी पसंद नहीं था। ऐसा उसने लिएना से कहा। उसने कहा कि उसके भाई के पास बहुत पैसे हैं और उसने उससे एक बार कहा था कि अगर लिएना उसके साथ सेक्स कर लेगी तो वो उसका उधार चुका देगा। फिर वो लिएना को लेके एक फ्लैट में गया जहां उसका भाई पहले से मौजूद था। उसने उसके साथ सेक्स किया। फिर जब उसका बॉयफ्रेंड उसे उसके घर छोड़ने गया तो जब वो गाड़ी से उतरने लगी तो उसने उसकी कमर पकड़ के खींचते हुए कहा कि बस अब लिएना, तुम पे 195 पाउंड्स का कर्जा और बचा है, और अगर उसने वो नहीं उतारा तो उसके पास बंदूक तो है ही। और इस प्रकार लिएना को उसने अपना सेक्स स्लेव बना के रखा और उससे प्रोस्टिट्यूशन करवाता रहा। ऐसी ही एक लड़की थी जेसिका, उम्र मात्र 14 साल। उसके साथ सेक्सुअल अब्यूज करने वाला उससे उम्र में 2 गुना था। धीरे धीरे जेसिका अपने घर से गायब होने लगी। वो स्कूल के लिए जाती पर स्कूल पहुंचती नहीं थी। कई बार तो वो रात रात भर भी घर नहीं लौटती थी। इससे परेशान होकर उसके घर वालों ने उसे फॉस्टर केयर में रखवा दिया कि उसका वहां पे ख्याल रखा जाएगा। पर फॉस्टर केयर वालों ने भी सुरक्षा देने के बजाय उसे उसके बॉयफ्रेंड के साथ देर रात तक बाहर जाने दिया, और अब जेसिका फॉस्टर केयर से भी गायब होने लगी। उसके पिता ने जब पुलिस में इसकी शिकायत की तो पुलिस वालों ने जवाब दिया कि ये हमारा काम नहीं है। थक हार के उसके पिता ही उसकी खोज में निकलने लगे। जब जब वो गायब होती उसके पिता उसे खोजने निकलते, और एक शाम उसके पिता उस घर तक पहुंच गए जहां वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहती थी। उसके पिता ने दरवाजा खटखटाया तो अंदर से कोई जवाब नहीं आया। फिर वो गुस्से में चिल्लाने लगे कि दरवाजा खोलो, मेरी बेटी को वापस करो, और उसी दौरान उन्होंने घर के अंदर के लोगों के लिए कोई सो कॉल्ड रेसिस्ट शब्द बोल दिया। बस ये शोर सुन रहे पड़ोसियों में से किसी ने पुलिस को कॉल कर दी कि जी हमारे पड़ोस में कोई रेसिस्ट शब्दों का प्रयोग करना है, और इतना सुनते ही इंग्लैंड की पुलिस तुरंत दौड़ी चली आई। उन्होंने दरवाजा खुलवाया और जब वो अंदर घुसे तो जेसिका का एब्यूजर अपनी पैंट पहन रहा था और जेसिका नशे की हालत में अर्धनग्न बिस्तर पर पड़ी हुई थी। उस घर में जेसिका और उसके बॉयफ्रेंड के अलावा 20 और पुरुष थे जो जेसिका से कम दुगनी आयु के थे।
पुलिस वालों ने उनमें से किसी से भी कोई पूछताछ नहीं करी। जो पैंट पहनता हुआ पकड़ा गया था उस तक से कोई पूछताछ नहीं करी कि तुम्हारे घर में ये एक अंडर एज लड़की क्या कर रही है। उल्टा जेसिका के फादर को रेसिस्ट वर्ड्स यूज करने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही जेसिका भी नशे में थी और बड़बड़ा रही थी, तो उसे भी डिसऑर्डरली बिहेवियर के अपराध में डिटेन कर लिया गया। ऐसी ही कहानी कैटरीन और एमी की भी है। अचानक गायब होने वाली केवल चार्लिन डोवेंसी नहीं थी, बल्कि पेज चीवर्स, फियोना इविसन, लॉरा विल्सन एटसेट्रा एक्सेट्रा कई लड़कियां थीं। और ऐसा कितनों के साथ हुआ था, ये ईटीसी में कितनी लड़कियां थी, तो कुछ आंकड़ों के हिसाब से ये आंकड़ा 10,000, तो कुछ के हिसाब से 1 लाख, तो कुछ के हिसाब से ये आंकड़ा 1 मिलियन यानी 10 लाख तक जाता है। पर कम से कम 1400 नाम तो मेरे पास हैं, और ये पूरे इंग्लैंड के नहीं बल्कि एक जगह रोतरहम के हैं। और ये ग्रूमिंग गैंग्स पूरे इंग्लैंड में फैले हुए हैं, और ये केवल इंग्लैंड में ही नहीं बल्कि बगल के देशों में भी, जैसे नीदरलैंड और हॉलैंड में भी है। बस वहाँ इन्हें लवर बॉय नाम से जाना जाता है और इंग्लैंड में इन्हें ग्रूमिंग गैंग कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या ग्रूमिंग गैंग्स हैं, तो जी ये पाकिस्तानी भाईजानों का गैंग है जो इंग्लैंड में 11 से 16 साल की बच्चियों को अपना शिकार बनाता है और उनका बलात्कार करता है, और चुंगल में फंस चुकी लड़कियों को एज अ सेक्स स्लेव आगे कस्टमर्स को बेचता है और इस दलाली से नोट भी कमाता है। और भाईजान ये सब बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमेटिक तरीके से करता है। जैसे ये वल्नरेबल लड़कियों को टारगेट करता है जो अकेले स्कूल से आती जाती हैं या फिर फोस्टर होम्स में रह रही होती हैं या डे केयर में रह रही होती हैं। भाईजान ने एक पूरा नेटवर्क बना रखा है जिसमें टैक्सी ड्राइवर्स, कैब वाले, रेस्टोरेंट वाले, जवान लड़के सब शामिल हैं। ये टारगेट पे नजर रखते हैं, फिर एक जवान सा लड़का लड़की से दोस्ती करता है, फिर लड़की को घुमाने ले जाता है, पार्टी करता है, नशे करता है और फिर लड़की के साथ सेक्स करता है। फिर उस लड़की को आगे भेज देता है जहां लड़की के बलात्कारी अधेड़ उम्र के होते हैं और वहां से लड़की सेक्स स्लेव की तरह ट्रीट होती रहती है जब तक भाईजान चाहता है। जो लड़की इनकी बात नहीं मानती तो उसे ये पनिश भी करते हैं, जैसे उस लड़की को प्रेग्नेंट करके फिर उसका बैकडोर से एबॉर्शन कराना इनका एक मेन टेक्निक है पनिशमेंट देने की। इसके अलावा जैसे ये लड़की ने कह दिया था कि वो पुलिस में शिकायत करने जा रही है, तो भाईजान ने उसकी जीभ को टेबल पर रख के कील ठोक दी। ऐसे ही एक लड़की के ना करने पे उसके पूरे मुंह पे भाईजान ने खोलता हुआ पानी उड़ेल दिया था। यही नहीं, बात ना मानने पे भाईजान लड़की के घर को बम से उड़ा देने और लड़की की मां का गैंगरेप करने की भी धमकी देता है, जिससे डर के लड़कियां इनका हर कहा मान लेती हैं। जैसे एक बार एक लड़की अपने घर वालों को बताने जा रही थी तो भाईजान ने उसे 350 मैसेजेस और कॉल्स की थी। आप इमेजिन कीजिए, मतलब 350 कॉल्स और मैसेजेस। फिर भाईजान ने उस लड़की को मिलने के लिए बुलाया और उससे लेटर लिखवाया कि उस लड़की ने झूठ बोला था कि जब वो 12 साल की थी तो उसके साथ रेप किया गया था। कई बार भाईजान लड़की के घर वालों को भी धमकी देने लगता है। ऐसे ही एक धमकी के डर से एक लड़की के परिवार ने 6 महीने में 6 बार घर बदले थे। यही नहीं, भाईजान एक लड़की से ही फिर उसके घर की दूसरी लड़कियों को भी टारगेट करता है, जिसके डर से कई घर वाले अपनी बेटी से नाता तोड़ देते हैं कि बाकी लड़कियां तो सुरक्षित रहेंगी। अब आप सोच रहे होंगे कि पुलिस नहीं है क्या इंग्लैंड में? है, पर धिम्मियों से क्या उम्मीद रखनी। एक 13 साल की लड़की 5 दिन तक अपने घर नहीं आई, 5 दिन अपने घर से गायब रही। जब वो घर लौटी तो अधमरी हालत में थी। उसकी मां ने उसका फोन चेक किया तो उसमें 177 पाकिस्तानी ज़ॉम्बीज़ के नंबर थे, जिनमें एक खुद पुलिस में था। जब वो मां ये सब सबूत लेके पुलिस के पास गई तो पुलिस ने उन सबूतों को लेने से मना कर दिया कि इससे उन ज़ॉम्बीज़ के ह्यूमन राइट्स इन्फ्रिंज होंगे और ये तरीका रेसिस्ट सा भी लगेगा। सोचिए, पुलिस ने रेसिस्ट दिखने से बचने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की और मासूम बच्चियों का बलात्कार चलता रहा। और ये सब जो है ये कोई आज से ही शुरू नहीं हुआ, ये बहुत पहले से चलता आ रहा है इंग्लैंड में। सबसे पहले ये ग्रूमिंग गैंग्स जो हैं 1988 में चर्चा में आए थे और तब इनका शिकार सिखों की लड़कियां होती थी, जी, सरदारों की लड़कियां। और जब पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की तब इन सिखों ने खुद की गैंग्स बना ली जो इसे रोकने के लिए घूमने लगी। सबसे पहले ग्रुप बना वोल्वरहैम्पटन में। इसमें सबसे प्रोमिनेंट ग्रुप का नाम था शेरे पंजाब। इनकी कई बार हिंसक झड़पें भी हुई जो अखबार में छपी, जैसे फरवरी 1988 में, 21 मई को सोहो रोड, 27 मई को हर्स्ट में, 30 मई को माइलस्टोन पब में और 30 मई को ही लेडी पूल रोड पे। 2 जून को 2 सरदारों को हिंसा करने के अपराध में पुलिस ने गिरफ्तार किया। ये सब चलता रहा। फिर 10 साल बाद 1998 में सरदारों ने अपनी बेटियों को इन मुस्लिम ग्रूमिंग गैंग से बचाने के लिए सिख अवेयरनेस सोसाइटी की स्थापना करी। फिर सरदारों की भिड़ंत 2001 में डरबी के स्कूल में इन ग्रूमिंग गैंग से हुई। क्यों? क्योंकि स्कूल में पढ़ने वाले मुस्लिम लड़कों को रियल खिलाफा नाम के एक मुस्लिम संगठन ने पर्चे बांटे थे, जिसका मेन जिस्ट ये था कि मुस्लिम लड़के जो हैं वो सिख लड़कियों से दोस्ती करें, उन्हें नशे कराएं और उन्हें इस्लाम में कन्वर्ट कराएं। उस पर्चे में लिखा था कि कुरान मुस्लिमों को ये अधिकार देती है कि वो काफिर्स को सब्जुगेट करने के लिए हिंसा और धोखे का प्रयोग कर सकते हैं।
फिर सरदारों की लड़कियों के बलात्कार से शुरू हुआ यह सिलसिला अंग्रेजों के घरों की लड़कियों तक भी पहुंच गया। 2002 में होम ऑफिस द्वारा फंडेड रिसर्च प्रोजेक्ट में यह जानकारी मिली कि जो लड़कियां इन ग्रूमिंग गैंग्स का शिकार हो चुकी थी, उनमें से 56 लड़कियों का बलात्कार करने वाले 3 सगे पाकिस्तानी भाई थे। अच्छा, भाईजान के लिए लड़कियां क्या थी, वो इन्हें कैसे देखता था, तो वो भाईजान के लिए इजी मीट थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं थी। भाईजान उन लड़कियों को केवल इजी मीट मानता था, ह्यूमन बीइंग भी नहीं मानता था। और ये बात फॉर्मर होम सेक्रेटरी और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जैक स्ट्रॉ ने बताई थी। और आपको बता दूं कि जैक स्ट्रॉ कोई आरएसएस के आदमी नहीं थे, बल्कि वामपंथी पार्टी के नेता थे। फिर 2004 का अंत आते आते एसीपीओ, एसोसिएशन ऑफ चीफ पुलिस ऑफिसर्स का कहना था कि इन ग्रूमिंग गैंग्स के विक्टिम्स की संख्या हर साल 10,000 के करीब है। यानी हर साल 10,000 मासूम बच्चियां इन ज़ॉम्बीज का शिकार बनी, तो 1988 से अब तक कम से कम 1 लाख तो इनका शिकार हुई ही होंगी। पर अगर आप वहां की मीडिया कवरेज देखें तो हर साल ऑन एन एवरेज मात्र एक न्यूज़ 1988 से 2011 तक इन मुस्लिम ग्रूमिंग गैंग्स द्वारा लड़कियों को एज अ सेक्स स्लेव ट्रीट करने पे थी। अच्छा, ब्रिटेन में एक इस प्रकार का गैंग है जो विद इम्प्यूनिटी ऑपरेट कर रहा है, जिनका शिकार 11 साल से 16 साल की बच्चियां हैं। ये बात इंग्लैंड के पुलिस वालों को, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को, सिविल सोसाइटी वालों को, सोशल वर्कर्स को, वहाँ के एकेडमिशियंस को, वहाँ के नेताओं को, सबको पता थी, सब जानते थे। पर ये सारे के सारे चुप थे ताकि कोई इन्हें रेसिस्ट या इस्लामोफोबिक ना कह दे, कहीं इनका जो मल्टी कल्चरलिज्म है उसको खतरा ना आ जाए। और ये मामला कभी लाइट में भी नहीं आया होता, वो तो भला हो टॉमी रॉबिन्सन का, जिसके अंदर का मैन जीवित था। उसने 2009 में ईडीएल इंग्लिश डिफेंस लीग नामक एक संगठन बनाया और वो सड़कों पे उतर आया। अभी टॉमी रॉबिन्सन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मामले में 18 महीने की जेल काट रहे हैं। और इससे पहले भी सच बोलने के अपराध में इंग्लैंड की धीमी पुलिस और न्याय व्यवस्था उन्हें जेल भेज चुकी है। साथ ही एक नाम लेना और भी जरूरी है, वो है फेमिनिस्ट ऑथर जूली बिंदल का। ये इकलौती ऐसी बंदी थी जो इन ग्रूमिंग गैंग्स के बारे में 2007 से ही लिख रही थी। सबसे पहले इसने टाइम्स में एक लेख लिखा, पर तब इन ग्रूमिंग गैंग्स के बारे में बात करना टैबू था, मतलब बैन टाइप का था। फिर इसके फॉलो अप पीसेस जो थे उसको छापने से टाइम्स वालों ने मना कर दिया, द गार्जियन वालों ने भी नो कह दिया और द इंडिपेंडेंट वाले इस मामले में द स्लेव बन गए। पर जूली बिंदल ने हार नहीं मानी और उसके फॉलो अप पीसेस स्टैंड पॉइंट नामक एक कंजर्वेटिव मैगजीन में छपे। आप आयरनी देखिए कि एक फेमिनिस्ट जो इन इस्लामिस्ट्स के खिलाफ लिख रही है, वो आर्टिकल एक कंजर्वेटिव मैगजीन में छप रहा है, क्योंकि बाकी सब सो कॉल्ड जो लिबरल्स और ये सब जमात थी उन्होंने सब छापने से मना कर दिया। फिर द टाइम्स के ही फेमस जर्नलिस्ट एंड्रयू नॉरफ्लॉक ने जनवरी 2011 में टाइम्स में इस फेनोमिनन पे एक आर्टिकल लिखा और तब इस्टेब्लिशमेंट में इस पे बात होनी शुरू हुई। अच्छा, एक बार इन बच्चियों को इन ग्रूमिंग गैंग से सावधान करने को, इस खतरे से आगाह करने को सीरियस ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स एजेंसी ने 2008 में एक आइडिया दिया था कि एक बच्चों के लिए एजुकेटेड मूवी बनाई जाएगी जिससे बच्चे ग्रूमिंग गैंग्स के बारे में जान सकेंगे और उनसे सावधान हो सकेंगे। मूवी का नाम रखा गया माई डेंजरस लवर बॉय। इसमें स्टोरी लाइन ये थी कि एक छोटी बच्ची है जिससे एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति ग्रूम और सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करता है और फिर उस लड़की को आगे भी सप्लाई करता है। वो मूवी बनी पर आज तक इंग्लैंड के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को नहीं दिखाई गई है कि कहीं रेसिस्ट न कह दे कोई, या वामपंथी कहीं कोई इनको इस्लामोफोब न कहने लगे। अच्छा, ये जो बीबीसी वाले हैं जो दुनिया भर में लोकतंत्र बचाने के लिए आर्टिकल छापते रहते हैं, वो भी इसी देश इंग्लैंड से हैं। इन बिग बीसी वालों ने 2013 में एक फॉरगॉटन सिख स्कूल गर्ल विक्टिम्स ऑफ ग्रूमिंग गैंग नाम से कार्यक्रम बनाया, जिसमें इन्होंने कहीं पे भी पूरे कार्यक्रम में भाईजान का कोई जिक्र ही नहीं किया। इस प्रोग्राम की जो खबर बीबीसी की वेबसाइट पे छपी, उसने भी मतलब कहीं नहीं लिखा कि जो मेजोरिटी बलात्कारी हैं वो भाईजान हैं। उन्होंने यहाँ तक कि सिखों के भी जो ग्रूमिंग गैंग्स को लेके क्लेम थे वो भी नहीं छापे। यही नहीं, आप वो अगर कवरेज पढ़ें तो आपको ऐसा लगेगा कि सरदार ही सरदारों की लड़कियों का बलात्कार कर रहे थे। फिर अगस्त 2014 में प्रोफेसर एलेक्सिस जे ने रोतरहैम में एक रिपोर्ट पब्लिश करी जिसमें बताया गया कि कितने लंबे समय से ये ग्रूमिंग गैंग्स रोतरहैम में विद ऑलमोस्ट टोटल इम्प्यूनिटी ऑपरेट कर रहे हैं। 1400 लड़कियां अकेले रोतरहैम में हैं जो इनका शिकार बन चुकी थी। ऐसी ही एक जांच में पता लगा कि अकेले ऑक्सफोर्ड शहर में इन ग्रूमिंग गैंग्स की विक्टिम 300 लड़कियां हैं। फिर 2014 में कुछ एमपीज ने एडमिट करना शुरू किया कि उनके कलीग्स को पता था कि ये सब हो रहा है। जैसे एमपी बैरी शिरमैन ने स्वीकार किया कि सांसदों को पता था कि ऐसा कुछ हो रहा है पर किसी ने कुछ किया नहीं। और फाइनली 2015 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने एडमिट करना शुरू किया कि ये ग्रूमिंग गैंग्स इंडस्ट्रियल स्केल पे ऑपरेट कर रहे हैं।
और फिर अभी हाल ही में एलन मस्क ने इस मुद्दे को एक्स पे उठाया तो इंग्लैंड में इन ग्रूमिंग गैंग्स के खिलाफ नेशनल इंक्वायरी की डिमांड उठी और वहां की संसद में यह मामला उठा। वोटिंग हुई कि नेशनल इंक्वायरी होनी चाहिए कि नहीं, और आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि 111 सांसदों ने कहा कि होनी चाहिए, पर वामपंथी लेबर पार्टी के नेतृत्व में 364 सांसदों ने इंक्वायरी के खिलाफ अपना वोट डाला कि इस पर इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए। यही नहीं, एक एक्स पुलिस ऑफिसर डियोने मिलर ने तो यहां तक बताया कि ब्रिटिश लेबर गवर्नमेंट के दो बड़े नेताओं गॉर्डन ब्राउन और जैकी स्मिथ ने ग्रूमिंग गैंग्स के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन पे ब्लैंकेट बैन लगा रखा था अपने टाइम पे कि भाई मतलब कोई इन्वेस्टिगेशन करनी ही नहीं है। आप सोचिए कि ये वामपंथी डॉग्स कितने बड़े कमीने होते हैं। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब 1988 से चल रहा है, विक्टिम्स भी जो हैं वो 10,000 से 10 लाख के बीच में बताई जाती हैं, तो कम से कम आज तक 1000-2000 को तो मतलब सजा हुई होगी। नहीं, आज तक टोटल सजा पूरे इंग्लैंड में कुल 177 जनों को हुई है जिन्होंने बच्चियों का बलात्कार किया था। और ये बच्चियों के जो बलात्कारी थे, जो 11 साल से 16 साल की बच्चियों को अपना टारगेट बनाते थे, इनमें जो सबसे कॉमन नाम है जितनों को सजा हुई है उसमें वो कॉमन नाम है मोहम्मद जी। और जो भाईजान ये मामला लाइमलाइट में आने के बाद से अलतकिया कर रहा है कि इस्लाम फॉरबिड्स इवन टचिंग एन अनरिलेटेड फीमेल, या हमारा रिलीजन ऐसा करने को नहीं कहता, वो तो मुस्लिम्स थे, इस्लाम कुछ और कहता है, वो कृपया करके मुझे चैप्टर 4 वर्स 3, चैप्टर 4 वर्स 24, चैप्टर 23 वर्स 1 से 6, चैप्टर 33 वर्स 50 एंड चैप्टर 70 वर्स 30 का मतलब बता दें। आप एक बार नाम सुनो इनके जितनों को सजा हुई है। मोहम्मद राशिद, आबिद सादिक, शब्बीर अहमद, मुनव्वर खान, शहजाद मसूद, मोहम्मद सुलेमान, जुल्फकार हुसैन, कैसर नावीद, अयाद महमूद, अजीज हामिद, सोफिकुल इस्लाम, समीम अहमद, मिर्जा बेग, मोहम्मद दित्ता, इमरान परवेज, जहीर खान, मोहम्मद जकारिया, मोहम्मद ताज, मोहम्मद साबिर, सफाक हुसैन, अजमल अफरीदी, इम्तियाज सईद, तयूब हुसैन, मुस्तफ़ा अरसद, मोहम्मद अरसद, अजीम शाह, तबस्सुम शाह, असद हसन, मोहम्मद बसारत, मोहम्मद आतिफ, आफ्ताब खान, आबिद खालिक, मोहम्मद सैफ़ी, अहमद नूरजई, मोहम्मद खान, नजीबुल्ला सैफ़ी, मोहम्मद मूसा, फैज़ल गानी, रिजवान रजाक, जाफरान रमज़ान, मोहसिन खान, आदिल हुसैन, आबिद सिद्दीकी, मोहम्मद लियाकत, मोहम्मद रहमान, फैसल महमूद, नाविद लियाकत, फारूक अहमद, ज़ियाफ़त यसीन, अमजद हुसैन, शाहिद हुसैन, तनवीर बट, समरेज राशिद, अमर हुसैन, जहाबर रफ़ीक, आदिल सलीम, अमेर चौधरी, कबीर हसन, अब्दुल अजीज़, अब्दुल रऊफ़, अब्दुल कय्यूम, मोहम्मद अमीन, हामिद सैफ़ी, साबिर अहमद 59 साल, साबिर अहमद 39 साल, मुनव्वर खान, सुरीनुद्दीन, मोहम्मद शेख, हमजा अली, रज़ा खान, आदिब सुल्तान, शहजाद रहमान, बिलाल हुसैन, कमर जमील, अख्तर डोगरा, अंजुम डोगरा, असद हुसैन, मोहम्मद बरार, बसम करार, जीशान अहमद, नईम अहमद, नबील अहमद, हसन रज़ा, समीनुद्दीन, गियासुद्दीन, आबिद अली अली, राकिब वाजिद, उस्मान, इम्तियाज अली, मोहम्मद साबिर 34 साल, मोहम्मद सबीर 25 साल, मोहम्मद अबू बकर, रोहेज़ खान, अब्दुल हक, अतीक लतीफ़, शकील मुनीर, साकिब अहमद, हसन अब्दुल्ला, मोहम्मद हुसैन, शाह मियाँ, हारिसुद्दीन, नजाकत महमूद, गुलफराज नवाज, हारून रऊफ़, उमर शरीफ, इमरान खान, जाहिद मोहम्मद, यासिर अली, दाई मशरफ, उमर फ़ारूक, अनीस हनीफ, मातब अली, जुनैद अली, मुस्तफ़ा फ़रा, लिबान आबदी, अराफत उस्मान, अब्दुल्लाही मुस्तफ़ा, इदलेह उस्मान, शकील रहमान, मोहम्मद सपाल, उस्मान अली, बेकिर राशिद, यासीन अमीनी, अरसलन खान, सकारिया शेख, अब्दुल राशिद अब्दुल्लाही, मोहम्मद दाहिर, ओमार, सईद जकारिया, मोहम्मद जुमाले, इसमतुल्ला हैदरी, अजीम अहमद, अहमद हसन, मोहम्मद साले, सईद साले, जफ़र इकबाल, तारिक इस्लाम, आमिर जमान, नासिर सुल्तान, जुनैद राशिद, हसन अली, बिलाल अहमद, फ़राह यूनिस, अरशिद यूनिस, आबिद यूनिस, साहबजादे हुसैन, आसिफ हुसैन, अरसद जानी, मोहम्मद इमरान, तैमूर खान, अकबरी खान, ये उन बलात्कारियों के नाम हैं जिन्होंने 11 से 16 साल की बच्चियों का बलात्कार किया था। केवल ये 170 के करीब के नाम हैं जिन्हें सजा हुई है। और विलियम शेक्सपियर ने कभी लिखा था कि व्हाट इज़ इन द नेम, अगर मैं होता तो मैं लिखता कि एवरीथिंग इज़ इन द नेम। आप देखिए इन बलात्कारियों के नामों में आपको एक चीज़ बहुत कॉमन दिखेगी, वो नाम बहुत कॉमन है। और एलन मस्क ने जब ये मुद्दा उठाया तो उसने एक लाइन लिखी जो हम सबको भी ना रट लेनी चाहिए। उसने लिखा कि दे आर सेलिंग योर डॉटर्स फॉर देयर वोट्स। पूरी दुनिया का जो शासक वर्ग है वो ऐसा ही है, कुर्सी के लिए बहन बेटियों की इज्जत बेचता है।